हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कक्षा 12 के बायोलॉजी के अंतर्गत लेसन 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पुष्पी पौधों में जो लैंगिक अंग होते हैं कौन कौन होते हैं। फिर आगे देखा था आप लोगों ने कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, अर्थात नर भाग के अंतर्गत लघु बीजाणु अर्थात परागकणों का निर्माण कैसे होता है। ये आप लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज पढ़ेंगे जयांग के बारे में, मादा भाग के बारे में। तो जयांग जिसको इंग्लिश में कहते हैं गाइनोसियम। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जयांग जो होता है पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पौधों में, यह जयांग मादा भाग का कार्य करता है, अर्थात मादा भाग को ही जयांग कहते हैं। इसमें मादा भाग अर्थात इसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं, यह पुष्प का मादा भाग होता है। मादा भाग होता है। मादा भाग होता है। इसकी इकाई स्त्रीकेसर कहलाती है। स्त्रीकेसर कहलाती है। इसकी इकाई को स्टूडेंट्स स्त्रीकेसर कहलाती है। तो आप लोगों ने देखा, यह पुष्प का मादा भाग होता है, इसकी इकाई स्त्रीकेसर कहलाती है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। एक पुष्प का स्ट्रक्चर, तब हम जयांग देखेंगे, तब स्त्रीकेसर देखेंगे। एक पुष्प का स्ट्रक्चर हम खींच लेते हैं। पुष्प का स्ट्रक्चर कितने बार आप लोग बना चुके हैं, इसको बढ़िया से देखते रहिए। आपको बनाना आना चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं। ये हो गए बीजांड, ये हो गए नर भाग, तो आप लोग पुष्प के स्ट्रक्चर में विभिन्न भागों को देखा। ये कैलिक्स कहलाता है, कैलिक्स। ये कोरोला कहलाता है, कोरोला। ये बच्चों एंड्रोसियम कहलाता है, एंड्रोसियम। और बच्चों ये गाइनोसियम कहलाता है। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? गाइनोसियम के बारे में। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है बच्चों जयांग, जिसको गाइनोसियम कहते हैं, जयांग। तो इसको हम क्या करें, बाहर निकाल ले रहे हैं। तो समझने के लिए बाहर निकाल रहे हैं, थोड़ा देखेंगे। ये हो गया बच्चों, ये हो गया स्टूडेंट्स, ये जयांग। जयांग के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर इसके बीजांड हो गए, ये बीजांड हो गए। जयांग के 3 भाग होते हैं। जयांग हो गया, जयांग। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र,
जिसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। ये हो गया वर्तिका। भागों के नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है कि जयांग के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये हो गया बच्चों स्टाइल, और ये हो गया अंडाशय। अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी। तो जयांग के कुल कितने भाग, 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जबकि इसकी यूनिट स्त्री केसर कहलाती है, अर्थात स्त्री केसर में मात्र एक ही बीजांड होते हैं। तो यहाँ पर स्त्री केसर को भी देख लेते हैं। स्त्री केसर और जयांग में एक ही अंतर होता है कि इसमें बीजांडों की संख्या, जयांग में बीजांडों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, जबकि स्त्री केसर में 1 होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये बच्चों हो गया आपका बीजांड, जिसमें एक ही बीजांड है। अब इसको हम कहेंगे स्त्री केसर। ये हो गया स्त्री केसर, स्त्री केसर जिसको पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल याद रखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे कि स्त्री केसर के अंतर्गत जो बीजांड होता है, ये बीजांड है। बीजांड, बीजांड में मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, उसको एक हेडिंग में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो इसको स्त्री केसर के अंतर्गत बीजांड की थोड़ा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बीजांड का स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा कंप्लीट बना लेते हैं। मिटा दें इसको। ये हो गया बच्चों आपका पूरा भाग अंडाशय। ये हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ये हो गया वर्तिका। ये हो गया अंडाशय, अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी। ये हो गया स्टाइल। ये हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा याद रखेंगे। ये जो भाग होता है, इसमें एक हम बीजांड का स्ट्रक्चर खींच रहे हैं। देखेंगे आप लोग कैसे बीजांड का स्ट्रक्चर होता है, मेरे साथ बनाएंगे आप लोग। ये बच्चों एक हमने बीजांड का स्ट्रक्चर बनाया, और यह इसका माइक्रोपाइल है। ये फ्यूनिकिल है। इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर 3 सेल्स होती हैं, यहाँ 3 कोशिकाएं होती हैं ऊपर में, यहाँ भी 3 कोशिकाएं होती हैं, और मध्य में एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं। ये बच्चों कहलाता है आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ये कहलाता है इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। ये बच्चों कहलाता है न्यूसेलस, न्यूसेलस।
ये कहलाता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ये कहलाता है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ये कहलाता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों कोशिकाएं कहलाती हैं, दोनों कोशिकाएं कहलाती है सिनर्जिड, सिनर्जिड। ये मिडिल की जो कोशिका होती है ये कहलाती है इग सेल, इग सेल। ये फ्यूनिकिल कहलाता है, फ्यूनिकिल। ये माइक्रोपाइल कहलाता है, माइक्रोपाइल। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हमने एक स्त्रीकेसर के अंतर्गत एक बीजांड का स्ट्रक्चर बनाया और उसके विभिन्न भागों का नामकरण किया। इसको हिंदी में भी बता देते हैं। जिसके द्वारा बीजांड जुड़ा होता है बीजांडासन से, उसको फ्यूनिकिल अर्थात बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड में एक छिद्र होता है जिसमें पराग नलिका प्रवेश करती है। इस छिद्र को माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार कहते हैं। ये जो खुला भाग है इसको निभाग कहते हैं, निभाग, जिसको सलाजा कहा जाता है, सलाजा। ये जो बीच की कोशिका होती है, ये बीच की कोशिका कहलाती है इग सेल मादा युग्मक, और दोनों किनारों की कोशिका सिनर्जिड सहायक कोशिका कहलाती है। बीच में जो कोशिकाएं अरेंज है जिसमें, उसको भ्रूण कोश कहते हैं, एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। एम्ब्रियोसाइक के किनारे में एक कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिसको न्यूसेलस कहा जाता है, बीजांड काय कहा जाता है। और बीजांड के दो आवरण होते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट बाह्य आवरण, एक इनर इंटेगुमेंट अंतः आवरण। बीच में एक बड़ा कोशिका होती है जिसमें दो केंद्रक होते हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई द्वितीय केंद्रक कहते हैं। ऊपर में एंटीपोडल सेल होती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमने देखा, लेकिन ये कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है हम इसको स्टडी करेंगे एक हेडिंग में जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा स्टूडेंट्स मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अब स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस को। तो कम्स इन द पॉइंट्स। याद रखेंगे, यहाँ पर हमारा अब हेडिंग चलेगा गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखेंगे गुरु बीजाणु जनन अर्थात गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। पहले इसका डिफिनीशन जान लेंगे। गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आप लोग देखे थे बीजांड, बीजांड देखे थे आप लोग, तो हम उसको बना लेते हैं बीजांड को। इस बीजांड के अंतर्गत बच्चों ये न्यूसेलस होता है, बीजांड काय होता है। इसमें एक कोशिका होती है जिसको कहते हैं अधः अस्तरीय कोशिका। याद रखेंगे स्टूडेंट, अधः अस्तरीय कोशिका, अधः अस्तरीय कोशिका। हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल
डर्मल सेल। एक अधःस्तरी कोशिका होती है। यह अधःस्तरी कोशिका बीजांड में स्थित होती है और कुछ अलग प्रकार से बिहेव करने लगती है। मतलब यह अधःस्तरी कोशिका कुछ विशेष तरह से व्यवहार करने लगती है, अर्थात अधःस्तरी कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह व्यवहार करने लगती है। यह जो अधःस्तरी कोशिका है यह किस तरह व्यवहार करने लगती है? गुरु बीजाणु जनन कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। गुरु बीजाणु जनन कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका ठीक है स्टूडेंट्स। अर्थात एक अधःस्तरी कोशिका होती है। यह कोशिका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह वर्क करने लगती है, कार्य करने लगती है। इसको कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ देख रहे हैं यह जो अधःस्तरी कोशिका है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह वर्क करने लगती है। इसके बाद इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर याद रखेंगे स्टूडेंट्स, समसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद दो कोशिकाएं बनती हैं। मान लीजिए कि ये सेल हो गई, इसमें समसूत्री विभाजन हो तो कितने कोशिकाएं बनी? दो बनी। एक को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरे को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन कोशिका, गुरु बीजाणु कोशिका, गुरु बीजाणु जनन कोशिका, गुरु बीजाणु जनन कोशिका। यहाँ पर दो कोशिकाएं बन रही हैं समसूत्री विभाजन के बाद, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और गुरु बीजाणु जनन कोशिका। याद रखेंगे ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका इसका कोई कार्य नहीं, यहीं पर ये स्टॉप हो जाती है, इसका कोई कार्य नहीं, लगभग ये यहीं तक सीमित हो जाती है। जबकि गुरु बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, मियोसिस हो रहा है यहाँ पर होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री। याद रखेंगे गुरु बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अर्धसूत्री हुआ है तो 2n के बाद क्या हो गए? n हो गए। ये गुरु बीजाणु बन गए, गुरु बीजाणु मेगा स्पोर। ये अगुणित है, आप लोग जानते ही हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? हैप्लॉइड है। अगुणित गुरु बीजाणु। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट कर देते हैं। अधःस्तरी कोशिका होती है जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है और इसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहला प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो स्टॉप हो जाती है, इसका कोई कार्य नहीं है, यहाँ फॉर्मेशन उसका रुक जाता है। जबकि गुरु बीजाणु जनन कोशिका दूसरी बनती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें से तीन नष्ट हो जाते हैं या अक्रियाशील हो जाते हैं। एक क्या होता है बच्चों? क्रियाशील रहता है। एक क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं इसमें से 3 नष्ट हो जा रहे हैं, 3 अक्रियाशील हो जा रहे हैं, इनएक्टिव हो जा रहे हैं, एक क्या है? क्रियाशील रह रहा है। तो यहाँ पर एक गुरु बीजाणु क्या हो रहा है बच्चों? क्रियाशील रह रहा है। एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रह रहा है। देखेंगे अब यह गुरु बीजाणु में होता है समसूत्री विभाजन
अब इस गुरु बीजाणु में समसूत्री, क्रियाशील गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है, तो 2 सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगी एन के चक्कर में, एन के स्थिति में, एन के कंडीशन में 2 सेल बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड। तो यहाँ पर अगुणित कोशिकाएं कितनी बनी हैं, 1 से फिर 2 बनी है, जिसमें से एक कोशिका कहाँ चली जाती है, निभाग के तरफ, इसको निभाग बोलते हैं, निभाग के तरफ चली जाती है, यहाँ आ गई। एक कोशिका बीजांड द्वार के तरफ, बीजांड द्वार के तरफ चली आई। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो फिर समसूत्री विभाजन होगा बच्चों, तो यहाँ कितना बनेगा, 2 इससे और 2 इससे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड ही होंगे। तो यहाँ पर भी 2 बन गए सेल्स और यहाँ पर भी 2 बन गए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अर्थात क्रियाशील गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर समसूत्री सेकेंड होता है तो 4 बनती हैं, फिर इसमें समसूत्री फिर से विभाजन होता है, समसूत्री थर्ड होता है तो टोटल 8 कोशिकाएं इस बीजांड के अंतर्गत बन जाती हैं। टोटल 8 कोशिकाएं इस बीजांड के अंतर्गत बन जाती हैं, 4 इधर और 4 इधर। इसी को बच्चों बोलते हैं, ये कोशिकाएं हैं जो बीजांड में स्थित है। इसमें से जो 8 कोशिकाएं बनी हैं, इसमें से 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ रह जाती हैं, 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ रह जाती हैं, ऐसे निभाग की तरफ रह जाती हैं, और 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ रह जाती हैं, बीजांड द्वार की तरफ रह जाती हैं, जिसमें से निभाग के तरफ की एक कोशिका मध्य में आ जाती है और बीजांड द्वार के तरफ की एक कोशिका मध्य में आकर एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती है, जिसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो याद रखेंगे, इस तरह एक बीजांड में कुल 7 कोशिका और 8 केंद्रक स्थित होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस यहाँ बच्चों बीजांड में स्थित है। इस तरह देखा आप लोगों ने कि एक बीजांड में कैसे यहाँ पर गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया, अर्थात मादा युग्मक का निर्माण हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। फिर से बता देते हैं, सबसे पहले एक अधः स्तरीय कोशिका होती है बीजांड में, जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका जिसका कोई कार्य नहीं है, एक गुरु बीजाणु जनन कोशिका होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 3 अक्रियाशील रह जाते हैं जबकि 1 क्रियाशील रहता है, जिसमें समसूत्री विभाजन के बाद 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर उसमें समसूत्री विभाजन के बाद 4 बनती हैं, और फिर उसमें समसूत्री विभाजन के बाद टोटल 8 कोशिकाएं बीजांड में बन जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा बीजांड में टोटल 8 कोशिकाएं बनी है, जिसमें से 3 कोशिकाएं ऊपर की एंटीपोडल सेल्स हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं, नीचे की 2 कोशिकाएं किनारे की सिनर्जी से सहायक कोशिकाएं, बीच की मादा युग्मक हैं, और किनारे ये बच्चों मध्य की कोशिका है जिसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई द्वितीयक केंद्रक। तो ये बच्चों हो गया गुरु बीजाणु का निर्माण किसमें, जयांग के स्त्रीकेसर के बीजांड में। तो ये बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है गुरु बीजाणु जनन के बारे में, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा, और इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।